हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अब राष्ट्रपति की स्थिति, देश का संवैधानिक प्रधान या मुखिया। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि राजनीतिक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। देश का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति को कहा गया है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में। पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में। निर्वाचक मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य अर्थात 29 राज्य हैं, तो 29 विधानसभा हो गई, उन सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदन हो गए निर्वाचित सदस्य, प्लस सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के 14 सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब कौन कौन से 14 सदस्य हैं? 2 तो लोकसभा के और 12 राज्यसभा के, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 54 में क्या था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान की पद्धति अपनाई जाती है, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55। अब राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पेश करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पेश करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। ये प्रस्तावक और अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पेश करने के लिए, और ये प्रस्तावक और अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का ढांचा, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का ढांचा, संसद के दोनों सदन के सदस्य लोकसभा प्लस राज्यसभा के। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 245। 2 सदस्य लोकसभा के भाग नहीं लेते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 545 में से 2 गए 543, प्लस राज्यसभा के 245 में से 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 245 में से 12 गए 233। तो इन 543 प्लस 233 तो हुए 776। ये निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं। प्लस राज्य विधानमंडल में क्या आएगा? विधानसभा और विधान परिषद। तो 31 विधानसभा हो गई, और 31 विधानसभाओं के 4120 विधायक हो गए। 31 विधानसभा कैसे हुई? 29 राज्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, तो 29 तो राज्य हो गए, प्लस दिल्ली पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो 31 विधानसभा हो गई इन दोनों की। तो 31 विधानसभाओं के 4120 विधायक भाग लेते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति 70वें संशोधन 1992 से मिली। दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति 70वें संशोधन 1992 से मिली। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निस्तारण अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निस्तारण अनुच्छेद 71 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो तथा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होने वाला हो तो ऐसे में उस राज्य की विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तथा चुनाव संपन्न करवाया जाता है। अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है और राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होने वाला है तो उस राज्य की विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी तथा चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। ऐसा पहली बार 1974 में गुजरात विधानसभा के संदर्भ में हुआ था जब वह भंग थी और राष्ट्रपति का चुनाव होना था। ऐसा पहली बार 1974 में हुआ था जब गुजरात राज्य की विधानसभा भंग थी और राष्ट्रपति का चुनाव होना था। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपये होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपये होती है। यदि कोई उम्मीदवार डाले गए वैधानिक मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसे में जमानत की राशि जब्त हो जाती है। अगर वैधानिक मत का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसे में जमानत की राशि जब्त हो जाती है। जैसे 100 वैधानिक मत हैं, 100 मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाया तो ऐसे में जमानत की राशि जो 15,000 रुपये होती हैं वो जब्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आवश्यकता होने पर द्वितीय चक्र की मतों की गणना भी की जाती है जो अब तक मात्र एक बार हुई हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आवश्यकता होने पर द्वितीय चक्र की मतों की गणना भी की जाती है जो अब तक सिर्फ एक बार हुई हैं। वो 1969 में वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को दूसरे चक्र की मतगणना में हराया था। तो 1969 में वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को दूसरे चक्र की मतगणना में हराया। सिर्फ एक बार हुई है द्वितीय चक्र की गणना और द्वितीय चक्र की गणना में विजेता होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालना। अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालना। एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या है? जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1971 के राज्य की जनसंख्या बटे हुए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। 1971 में राज्य की जनसंख्या, अब कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो 1971 में राजस्थान की जनसंख्या थी 2,57,65,000 बटे हुए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अर्थात राजस्थान के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 200 इंटू 1000। तो इसका आंसर आएगा 128.870 तो 129। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है 129। अब विधायकों में सर्वाधिक मत मूल्य किसका है? यूपी के विधायक का। कितना है? 208। विधायकों में सर्वाधिक मत मूल्य किसका है? यूपी के विधायक का और वह कितना है? 208। और विधायकों में न्यूनतम मत मूल्य किसका है? सिक्किम के विधायक का और कितना है? 7। सर्वाधिक मत मूल्य यूपी के विधायक का 208, न्यूनतम मत मूल्य विधायक का सिक्किम के विधायक का 7। अब एक सांसद के मत मूल्य निकालने का सूत्र, एक सांसद के मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है कि देश के सभी विधायकों के मतों का कुल योग बटे हुए निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो सभी विधायक कितने हैं? 31 राज्यों की विधानसभाओं के 4120 विधायक थे। 29 तो राज्य प्लस 2 दिल्ली और पांडिचेरी, तो 31 विधानसभा हो गई। उनके कुल कितने विधायक थे? 4120। तो 4120 विधायकों के मतों का कुल योग क्या होगा? 5,49,400 बटे हुए निर्वाचित सांसद कितने हैं? 543 प्लस 233 776। तो क्या आंसर आएगा? 707.8 इक्वल टू 708। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना हो गया? 708। अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत कितने होते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत होते हैं डाले गए वैध मतों का 50% से कम एक अधिक, अर्थात 50% प्लस 1। 100 मत डाले गए हैं तो 100 मत का 50% से एक अधिक 50% प्लस 1 अर्थात 51 मत। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? शपथ ग्रहण से 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का वेतन होता है 1,50,000 कर रहित। राष्ट्रपति का वेतन होता है 1,50,000 कर रहित। अब राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति, अगर कोई राष्ट्रपति क्या पुनर्नियुक्त हो सकता है? अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति
कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो राष्ट्रपति पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त किस अवस्था में है? मृत्यु से या त्यागपत्र से। अब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। महाभियोग से पद से हटाने पर इसका पद रिक्त हो जाता है। पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्राथमिकता क्रम। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बनेंगे? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो पहले स्थान पर कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, उसका पद भी रिक्त है, तो कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। कार्यवाहक राष्ट्रपति के वेतन और शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही होगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति के वेतन और शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही होगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल 6 माह होगा, क्योंकि नए चुनाव 6 माह में अनिवार्य है। नए चुनाव के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष होगा। अब राष्ट्रपति को पद से हटाना। राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली गई है? महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। अब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के 1/4 सदस्य इसकी पहल कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को हटाना है। तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में 1/4 सदस्य इसकी पहल कर सकते हैं। पहलकर्ता सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित करता है। इसके बाद अगला सदन आरोपों की जांच करता है तथा वह सदन भी 2/3 बहुमत से अगर इसे पारित कर दे तो ऐसे में राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। महाभियोग प्रक्रिया लगाने से पहले संबंधित राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपने बचाव में भारत के महान्यायवादी, किसी अधिवक्ता, किसी व्यक्ति को या स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। तो महाभियोग प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुपात कितना है? 1/4 और 2/3। 1/4 सदस्य तो पहल कर सकते हैं और 2/3 बहुमत से पारित होता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी आपातकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियां भी 4 प्रकार की होती हैं। एक तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति। और आपातकाल में 3 प्रकार की शक्ति होती हैं: अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अब कार्यकारी शक्तियां क्या क्या हैं? कार्यकारी शक्तियां हैं अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति पीएम से विधायी या प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी मांग सकेगा और पीएम का यह कर्तव्य होगा कि वह मांगी गई जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 77 के तहत तो भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति पीएम से विधायी या प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी मांग सकेगा और पीएम का यह कर्तव्य होगा कि वह मांगी गई जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। अब नियुक्ति की शक्तियां। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद तथा प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 के तहत तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। विदेशों से भारत आने वाले राजदूतों और उच्चायुक्तों के नियुक्ति पत्रों को राष्ट्रपति प्रमाणित करता है। किसी भारतीय व्यक्ति को विदेशी उपाधि प्राप्त करने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति प्रमुख आयोगों का गठन करता है और उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब आएगी विधायी शक्तियां।
विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद किससे बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से। तो अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और वो 12 सदस्य किस क्षेत्र से होने चाहिए? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए होने चाहिए। अब राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा के सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा भंग करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा के सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा भंग करता है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद में संदेश भेजता है, 86 के तहत संदेश भेजता है संसद में। 87 के तहत राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है। किस अवसर पर विशेष अभिभाषण देता है? अनुच्छेद 87 के तहत जब नई लोकसभा निर्वाचित हुई हो और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। किस कारण से संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? जब दोनों में साधारण विधेयक पर मतभेद हो, दोनों में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में साधारण विधेयक पर मतभेद हो तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जबकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति से ही कोई विधेयक, कानून या अधिनियम बनता है। विधेयकों पर राष्ट्रपति के विकल्प: पहला है जैसे सहमति देना, दूसरा है सहमति नहीं देना, जिससे विधेयक समाप्त हो जाएगा, इसे पूर्ण या निरपेक्ष वीटो कहा जाएगा। तीसरा है विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखना, इसे जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहा जाएगा। सहमति नहीं देना, जिससे विधेयक समाप्त हो जाएगा, इसे पूर्ण या निरपेक्ष वीटो कहा जाएगा। तीसरा है विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखना, इसे जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहा जाएगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। चौथा विकल्प है संसद से पारित होकर आने वाले किसी विधेयक को राष्ट्रपति उसी सदन को लौटा दे जिस सदन से पारित होकर वह राष्ट्रपति के पास आया था। यदि वह सदन इसे साधारण बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दे तो ऐसे में 44वें संशोधन 1978 की व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होगा, इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाएगा। अब है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। जब संसद सत्र में न हो तथा राष्ट्र को किसी कानून की आवश्यकता हो तो ऐसे में राष्ट्रपति अस्थायी कानून जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की सामान्य अवधि होती है संसद के पुनः बैठने से 6 सप्ताह या 42 दिन तक। सामान्य अवधि क्या होती है? 6 सप्ताह या 42 दिन तक। इस दौरान संसद चाहे तो इसे साधारण बहुमत से समाप्त भी कर सकती है तथा 2/3 बहुमत से कानून का रूप भी दे सकती है। अध्यादेश की सामान्य अवधि 6 सप्ताह है, लेकिन अगर विशेष कारणों से सत्र आयोजित ना हो सके तो अधिकतम 6 माह तक हो सकती है। अब आएगी न्यायिक शक्तियां। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में आता है। अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा सुनाए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति किसी को मृत्युदंड से उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दे तो राष्ट्रपति के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि क्या वह निर्णय सही था या नहीं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।
अब आएगा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, अर्थात राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सैनिक कानून के अपराधी को भी माफ कर सकता है। अब आएगी वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या हैं? अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में प्रतिवर्ष बजट पेश करवाता है। किस अनुच्छेद के तहत बजट पेश करवाता है राष्ट्रपति लोकसभा में? अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में प्रतिवर्ष बजट पेश कराता है। संविधान में बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयुक्त किया गया है। अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक नीति पर नियंत्रण रखता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक नीति पर नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति इस आकस्मिक नीति से एक बार में 550 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। कितने रुपए? 550 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। बाद में यह राशि संसद से पारित करवानी होती है। संसद से पारित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत प्रति 5 वर्ष के बाद राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत प्रति 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रीय वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। तो 4 तो सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, तो कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष के साथ 5 सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी 2015 से 2020 तक। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अभी वाई.वी. रेड्डी, जिनका कार्यकाल है 2015 से 2020 तक। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष वित्त आयोग से रिपोर्ट प्राप्त कर संसद में पेश करवाता है। धन विधेयक, राज्य निर्माण विधेयक या राज्यों की सीमा का परिवर्तन आदि विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पर राज्यसभा की सहमति या असहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा 14 दिन में धन विधेयक को राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा असहमत हो धन विधेयक से, फिर भी उसकी सहमति असहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा 14 दिन में धन विधेयक को राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। अब आएगी आपातकालीन शक्तियां। अब आपातकालीन शक्तियां में पहली है अनुच्छेद 52 आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 352 की स्थिति में लगता है सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण की स्थिति में। अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लगा है। पहली बार लगा था 1962 में। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार लगा था 1971 में, जब प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वी.वी. गिरी। तीसरी बार लगा था 1975 में, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अनुच्छेद 355 के तहत सरकार प्रयास करती है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जाए। किस अनुच्छेद के तहत? 355 के तहत सरकार प्रयास करती है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जाए। अब दूसरा है अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, अर्थात इसे 356 को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। यदि किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा हो तो ऐसे में संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर इसे 2 माह के लिए लागू करता है। पहली बार कितने माह के लिए लागू किया जाता है? 2 माह के लिए लागू करता है। इस दौरान संसद चाहे तो इसे साधारण बहुमत से समाप्त भी कर सकती है या फिर 2/3 बहुमत से 6 माह के लिए आगे बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक अधिकतम ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब आएगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू रखना हो। अगर राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू रखना हो तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से लिखित प्रमाण पत्र लेना होता है। अब राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ? 1951 में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? पेप्सू क्षेत्र पंजाब में। प्रथम बार लागू हुआ 1951 में पेप्सू क्षेत्र पंजाब में।
प्रथम बार किस निर्वाचित राज्य में लागू हुआ? केरल में। प्रथम बार कहाँ लागू हुआ? 1951 पेप्सू क्षेत्र पंजाब में। लेकिन प्रथम बार निर्वाचित राज्य में कहाँ लागू हुआ? केरल में। संख्या में सर्वाधिक बार कहाँ लागू हुआ? यूपी में। कितनी बार लागू हुआ? 10 बार। अब तक लगभग 130 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। इसे 50 बार से अधिक बार लागू किया इंदिरा गांधी ने। राष्ट्रपति शासन को 50 बार लागू किया इंदिरा गांधी ने। अधिकतम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ? पंजाब में 5 वर्ष तक लागू हुआ। और न्यूनतम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ? कर्नाटक में 8 दिन 10 से 17 अक्टूबर 1990 में। जब यह किसी राज्य में लागू होता है तो उस राज्य का विधानमंडल कार्य नहीं करता है तथा उस राज्य के लिए बजट बनाने का कार्य भी केंद्र करता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य का विधानमंडल कार्य नहीं करेगा और उस राज्य के लिए बजट बनाने का कार्य कौन करेगा? केंद्र करेगा। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि किसी राज्य की सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो ऐसे में राष्ट्रपति आम व्यक्ति की सूचना के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 365 के तहत। जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन को प्रारंभिक 6 माह तक प्रतीकात्मक तौर पर क्या कहते हैं? राज्यपाल शासन कहते हैं। और 6 माह के बाद राष्ट्रपति शासन कहेंगे। अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उसे 6 माह तक क्या कहेंगे? राज्यपाल शासन कहेंगे। और 6 माह के बाद राष्ट्रपति शासन कहेंगे। जैसे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लगा है। प्रथम बार लगा था 1967 में। उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। इस समय न्यूनतम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार लगा था 1977 में, तब राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तीसरी बार लगा था 1980 में, तब राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। चौथी बार लगा 1992 में, तब राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी, मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, संपूर्ण ने वेद को तिलक लगाकर रेड्डी किया। 1967, 77, 1980 और 1992 एम चेन्ना रेड्डी राज्यपाल और भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। इस समय 1992 में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में, दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993 तक। अब आएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं किया गया है। अब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आता है। प्रथम बार लागू होता है 1 माह के लिए। पहली बार लागू हुआ 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था। अधिकतम अवधि क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की? अनिश्चित है। अनिश्चित है, कह नहीं सकते कि कितने वर्ष तक लागू हो। प्रथम बार लागू 1 माह के लिए होता है। पहली बार लागू हुआ 1962 में। अधिकतम अवधि अनिश्चित। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लागू नहीं होता। अब इसे राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे समाप्त किया जा सकता है? साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। अब आगेगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद है 356। प्रथम बार लागू होता है 2 माह के लिए, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है 1 माह के लिए। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू होता है 2 माह के लिए। पहली बार लागू हुआ 1951 में पंजाब के पेप्सू क्षेत्र में, जबकि निर्वाचित राज्य में केरल में। अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक इसे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 6 माह के लिए इसे राज्यपाल शासन कहते हैं, बाद में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? इसे भी साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। अब आएगा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। प्रथम बार लागू होता है 2 माह के लिए। पहली बार लागू हुआ, अब तक लागू नहीं हुआ है। अधिकतम अवधि इसकी अनिश्चित है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लागू नहीं होता। और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? साधारण बहुमत से। अब भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? पहले हैं राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं राधा कृष्णन, जो कि 1954 में उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही इन्हें भारत रत्न मिल गया था। तो पहले हैं राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं राधा कृष्णन, तीसरे हैं जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति पद के दौरान भी मिला था इन्हें, और चौथे हैं वीवी गिरी, जिन्हें 1975 में भारत रत्न मिला था, और 5वें हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें 1997 में भारत रत्न मिला था। अब प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी हैं? प्रतिभा पाटिल। इनसे पूर्व 3 महिलाएं, पहली है मनोहर हालकर 1967, दूसरी है फूर चरण कौर 1969, तीसरी है लक्ष्मी सहगल 2002।
ये तीनों राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन निर्वाचित नहीं हो पाई। अभी वर्तमान में मीरा कुमार भी निर्वाचित नहीं हो पाई और कोविंद को विजय मिली। अब भारतीय राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। पहले राष्ट्रपति थे निर्वाचित राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1952 से 57 तक और 1957 से 62 तक। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति बने रहे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरे राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन 1962 से 67 तक, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। तीसरे थे जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई कौन थे? जाकिर हुसैन। सबसे कम अवधि तक पदासीन राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी 3/5/1969 से 20/7/1969 तक। वीवी गिरी पूर्व में उपराष्ट्रपति बने थे। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कौन थे? वीवी गिरी। फिर एम हिदायतुल्लाह बने कार्यवाहक राष्ट्रपति 20/7/69 से 27/8/69 तक। ये पूर्व में मुख्य न्यायाधीश थे। किसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? वीवी गिरी की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि वीवी गिरी के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी थी और वीवी गिरी की नीलम संजीव रेड्डी से राष्ट्रपति पद के लिए उनका चुनाव होना था। अब चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी 1969 से 74 तक। ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते। दूसरे चक्र की गणना से निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। अब 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक। ये पहले केंद्रीय मंत्री रहे थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी भी कार्यकाल में मृत्यु हो गई। फखरुद्दीन अली अहमद के समय सर्वाधिक 29 अध्यादेश जारी हुए। फखरुद्दीन अली अहमद की समय सर्वाधिक 29 अध्यादेश जारी हुए। इनकी भी कार्यकाल में मृत्यु हो गई, तो इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया? बीडी जत्ती को 11/2/1977 से 25/7/77 तक। बीडी जत्ती पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे थे। छठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति थे। ये नीलम संजीव रेड्डी 1969 में वीवी गिरी से पराजित हो गए थे, लेकिन 1977 में निर्विरोध निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति बने। अब 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी झैल सिंह 1982 से 1987 तक। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी झैल सिंह। एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने दूसरी बार 6/10/1982 से 31/10/1982 तक। ये पूर्व में उपराष्ट्रपति बने थे। अब एम हिदायतुल्लाह कितनी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? 2 बार। एक तो वीवी गिरी के समय 1969 में और दूसरी बार 1982 में। 8वें राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमन 1987 से 92। ये पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके थे। 9वें राष्ट्रपति बने शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक। ये भी पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे थे। पहले एकमात्र राष्ट्रपति जो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने कौन से राष्ट्रपति हैं? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ काम किया। 10वें राष्ट्रपति हैं KR नारायणन 1997 से 2002 तक। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। ये वैज्ञानिक थे, मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता। 12वें राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, पूर्व में राज्यपाल थी। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे 2012 से 17, और अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? कोविंद 2017 से अब इनका कार्यकाल चलेगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। किस राज्य से संबंधित व्यक्ति सर्वाधिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? आंध्र प्रदेश से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। अनुच्छेद 53 में क्या है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण, गुप्त मतदान। अनुच्छेद 56 और 57 में क्या आएगा? कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में क्या आएगी? पुनर्नियुक्ति। अनुच्छेद 58 में क्या आएगा? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या है? अनुच्छेद 58 में आएगा। अब राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 59।
राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ किस अनुच्छेद के तहत ली जाती है? अनुच्छेद 60। अब राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62(1) के तहत क्या आएगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 62(1). अनुच्छेद 62(2) राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 62(2). अनुच्छेद 65(1) नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65(1). अनुच्छेद 65(2) जब राष्ट्रपति अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो, बीमार हो, तो राष्ट्रपति के पुनः पदभार संभालने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर क्या था? नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और 65(2) में क्या है कि राष्ट्रपति बीमार हैं, अपना कार्य करने में असमर्थ है, तो उसका पुनः पदभार संभालने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनावों संबंधी विवादों का निस्तारण किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। अब अनुच्छेद 72 में क्या आएगी? समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 77 के तहत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधायी व प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी मांग सकेगा। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा भंग या समाप्त करता है। अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजता है। अनुच्छेद 86 के तहत संदेश भेजता है। 86 रुपए में मैसेज कार्ड संसद को संदेश भेजता है। अनुच्छेद 86 के तहत। अनुच्छेद 87 के तहत संसद में विशेष अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कोई विधेयक, कानून या अधिनियम बनता है। अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट संसद में पेश करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 201 के तहत कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। 331 के तहत। 352 में आएगा राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में आएगा राष्ट्रपति शासन। 360 में आएगा वित्तीय संकट और अनुच्छेद 361 में आएंगे राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का अनुच्छेद है 361। अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।